हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो शुरू करें इसी के साथ। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन की हम बात कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं। आज के लेक्चर में कुछ एक दो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल ये सिर्फ आपको सुनना है और समझना है। स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या मैं इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, तो उसे ज्वाइन कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले चीज़ें समझते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वैसे तो आप लोग समझते होंगे कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। चरित्र मतलब कि इंसान कैसा दिख रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, दैट इज कॉल्ड चरित्र। वैसे ही होता है, उसी से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं NCERT क्या कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, और बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका आचरण कैसा है। पर्टिकुलर फॉर्म, किसी एक फॉर्म के लिए, या पर्टिकुलर फंक्शन या किसी एक फंक्शन के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब किसी भी चीज को देख करके, जैसे इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था ना, डायनासोर का इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन, आगे हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन। तो क्या चीजें हैं जो लोगों को एक स्पेशल कैरेक्टर देती हैं कि नहीं, अगर हमारे माइंड में ह्यूमन आ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज आएगी कि अच्छा उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, चेहरा है ना, तो ये ह्यूमन हो गया, तो उसका एक अपना कैरेक्टर है। ऐसे ही डायनासोर से उनका अपना एक कैरेक्टर है। रेप्टिलिया की अगर हम बात करें, रेंगने वाले जीव जंतु है ना, सांप वगैरह, तो उनका अलग कैरेक्टर है। तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनका बाहर से अपीयरेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें आपके दिमाग में आ जाए, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, वी हैव अ 4 लिम्स। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के पास 4 लिम्स का मतलब होता है ये जो 4 भुजाएं होती है ना, जैसे 2 हाथ और 2 पैर, ये 4 लिम्स हो गई, ठीक है। इज दिस अ कैरेक्टरिस्टिक? ये ह्यूमन की हम बात करेंगे इवोल्यूशन में, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। द प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये क्या है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, तो प्लांट्स को कैसे बताएंगे? तो प्लांट्स को पता करेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या नहीं। द मोर कैरेक्टरिस्टिक 2 स्पीसीज विल हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। इसका मतलब है कि अगर किन्हीं 2 लोगों के, जैसे मेरे और सपोज मेरा भाई है, अगर हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक बाहर से देखने में, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? अपीयरेंस और बिहेवियर, दोनों चीजें अगर सेम है तो इसका मतलब हम लोग ज्यादा रिलेटेड हैं। हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं या हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं, साइंस के टर्म पे इसे कहते हैं एंसेस्टर, तो जो हमारे एंसेस्टर रहे हैं वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, है ना। चेहरे देख करके बता दिया जाते हैं कि यार तुम लोग भाई लगते हो चेहरे से, है ना। तो ये क्या है? अपीयरेंस को देख करके उसका एंसेस्ट्रल, मतलब उसका जो पेरेंट्स हैं या वो किससे रिलेटेड है, ये सब पता कर लेना, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही कह रहा है कि द मोर कैरेक्टरिस्टिक 2 स्पीसीज विल हैव इन कॉमन, यानी कि मोर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि अपीयरेंस और बिहेवियर, अगर 2 लोगों के बिहेवियर या अपीयरेंस सेम है तो वो क्या होंगे? क्लोजली रिलेटेड होंगे। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि वो दोनों आपस में क्या होंगे? एक ही पेरेंट्स के होंगे। द मोर रिसेंटली दे विल हैड अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो जहां से चले आ रहे हैं वो ज्यादा कॉमन है अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, यानी कि उनका अपीयरेंस और उनका बिहेवियर सेम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो उनका कॉमन एंसेस्टर क्या हो गया? पेरेंट्स। भाई और बहन चेहरे से मालूम चल जाता है ना, इवन आजकल तो नहीं मालूम चलता है, कलर का काफ़ी डिफरेंस होता है ना। ज़्यादातर बहनें क्या होती है? बहुत गोरी होती हैं, भाई उतने गोरे नहीं होते, तो पता नहीं चलता कि ये वाकई में बहन है या कुछ भाई। तो जैसे हम लोग क्या तो ऐसा चिढ़ाते थे, मेरी छोटी बहन है तो वो काफ़ी फेयर है, तो ऐसा चिढ़ाया करते थे कि तुम ना हमारी बहन नहीं हो, तुमको ना मम्मी उठा के लाई थी। तो ऐसा मोस्टली केसेस में होता है। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि नाक नक्शा, आदतें, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पता चल जाता है कि नहीं आप भाई बहन हैं। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो क्या हैं?
कॉमन है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सेम हैं। गर्ल एंड हर फर्स्ट कजिन, ठीक है, कोई लड़की है उसकी कोई कजिन है, चाचा वाचा की लड़की है, तो उनमें भी क्या होते हैं, उनमें भी कॉमन एंसेस्टर हैं। अब चाचा की लड़की है तो उनमें कॉमन एंसेस्टर क्या हो गए, कॉमन एंसेस्टर हो गए हमारे दादा दादी, ठीक है, तो यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैसे पता करते हैं चीज़ों को, है ना, कैसे उनके एंसेस्टर पता करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। कोई मैंने कहा ना कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझना है, सुनना है और कुछ नहीं। इसके आगे कुछ चीज़ें आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, तो ये अगर किसी को स्नैपशॉट लेना है तो मैं फिर कहता हूँ लेना चाहे तो ले लें, वरना मैं इनकी PDF नीचे दे दूंगा। तो अब चलते हैं हम लोग इसी के आगे, तो इसे मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है, ओके। हाँ, इतने ही टाइम आना तुम बेचने, इसके पहले नहीं आ पाए। पढ़ाने के टाइम पे सब्जी ले जाओ। आवाज़ आ रही है क्या माइक में? वैसे तो मैंने ख़रीदा था, ऐसा लिखा था कि मतलब एक्सटर्नल वॉइस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी क्या करें, चलो खैर कोई बात नहीं। चलें तो अब आगे बात करते हैं, और इसको रफ कर दिया है, और अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, दैट इज ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे पता करेंगे। वो ट्रेसिंग का मतलब आपने सुना है ना, पुलिस वाले मोबाइल को ट्रेस करते हैं, पता लगाते हैं, तो वही चीज़ है, दैट इज ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कि कैसे पता करेंगे कि ये एवोल्यूशन पुराने समय पर ये कहीं ना कहीं से रिलेशन में थे। रिलेशनशिप मतलब रिलेशन में थे। हाउ डू वी आइडेंटिफाई, एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा है एनसीईआरटी ने कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कॉमन। वही चीज़ है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे एक जैसे हैं, कैसे कॉमन हैं, क्या चीज़ देखेंगे। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ये तो वही सिंपल सी बात हो गई कि अगर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो सेम एंसेस्टर के हैं, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता। आगे देखो एनसीईआरटी ने दिया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देख लें कि मैमल्स हैव 4 लिम्स। हम लोगों में मैमल्स में क्या होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन रहे हों। नीचे कह रहा है कि हाउ एवर ऑल सिमिलरिटीज इन ऑर्गन शेप आर नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। और ये भी जरूरी नहीं है कि जितनी भी सिमिलरिटीज हैं वो अगर एक जैसी हों तो उनके एंसेस्टर सेम रहे हों, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि बर्ड्स एंड बैट्स हैव विंग्स, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो बैट्स हो। बैट्स यानी चमगादड़, रात में उड़ते हैं मोस्टली। तो बर्ड्स, चिड़ियों के पास भी पंख होते हैं, और बैट्स, चमगादड़ के पास भी पंख होते हैं। बट स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी, है ना, सुना होगा आपने, गिलहरी, गिलहरी हिंदी में गिलहरी बोलते हैं। एंड लिजार्ड डू नॉट, लेकिन गिलहरी और लिजार्ड यानी कि ये छिपकली, है ना, इनके पास क्या होता है, इनके पास पंख नहीं होते। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर इनके पास पंख हैं तो ये एक ही एंसेस्टर से हैं, और इनके पास पंख नहीं है तो ये एक एंसेस्टर से हैं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, सो बर्ड्स एंड लिजार्ड्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड। यहां पर शायद बर्ड्स एंड लिजार्ड नहीं होगा, बर्ड्स एंड बैट्स होगा, सॉरी, बाय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। बैट्स आर मोर कॉमन, ठीक है, दोनों के पास पंख होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके एंसेस्टर जो होंगे वो ज्यादा क्या होंगे, कॉमन रहे होंगे देन किससे, स्क्विरल्स और लिजार्ड से, ठीक है। ये एक थ्योरी के तरीके हैं, लेकिन आगे जो आने वाला है ये तो ठीक है, एक थ्योरी की तरह है, आपको समझना है कि ये एवोल्यूशन क्या है, कैसे देखते हैं आगे, अभी तो नहीं है,
लेकिन जब आप 12th में चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एवोल्यूशन होता है। अभी मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और ये आपके कोई काम का भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही होंगी। ये इसका रीज़न ये भी है कि एनसीईआरटी ने कहीं से भी कुछ भी बता दिया है, कोई चीज़ एक लाइन से नहीं है। तो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे सुनते जाइए, चीज़ों आपको अपने आप समझ आती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कॉमन, हम कैसे पता लगाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन है। तो सिंपल सा एक तरीका है कि अगर उनके एंसेस्टर जो एक जैसे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी हैं, तो उनके एंसेस्टर एक जैसे हैं, ठीक है। यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई, और आज क्या है कि बर्ड्स के पास भी विंग्स हैं, बैट्स के पास भी विंग्स हैं। तो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन में ऐसा कुछ हुआ होगा कि दोनों एक ही खानदान से रहे होंगे बहुत पहले, या कुछ ऐसा एवोल्यूशन हुआ होगा कि इनमें भी विंग्स आ गए, उनमें भी विंग्स आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जब आप 12th में पढ़ेंगे, अगर आपने बायो ले रखी होगी 11th में तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे और 12th में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी जितना चीज़ है आपके 10th लेवल का उतना आप लोग याद रखें। इसके बाद जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसे मैं रफ करता हूँ, स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसे मैं रफ करता हूँ और इसके बाद जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान रखिएगा, वो हर साल क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसे रफ कर दूँ। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है उसमें लिख देंगे। देखो, होमो और हेट्रो दो वर्ड आपने शायद सुन रखे हो कभी ना कभी जिंदगी में, नहीं सुन रखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि होमो और हेट्रो ये कहीं भी आएगा, पूरे साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। और ऐसे ही हेट्रो के साथ एक और वर्ड होता है दैट इज एना, एनालॉगस। आगे टर्म सुनेंगे ये होमोलोगस है, आगे एक टर्म आप सुनेंगे एना, एना का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो यहां पर होमोलोगस से क्या मतलब है अभी समझते हैं, ये तो मतलब बताया मैंने, जरूरी था। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही लिखिए जैसे मैं बता रहा हूं कि होमो मतलब सेम, अगर कभी चाहते हैं कि ये ना भूले तो ऐसे ही लिखिएगा, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ऑरिजिन, ठीक है। यानी कि जिसकी ऑरिजिन सेम हो, यानी कि सेम ऑरिजिन बट हैविंग डिफरेंट फंक्शन, फंक्शन अलग अलग हो लेकिन ऑरिजिन सेम हो, कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल दे दे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए होमोलोगस का, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम्पल यहां पर क्या होता है, 4 limbs of
4 limbs of human and birds। ये आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? These are homologous organ। कैसे? दूसरा एग्जाम्पल और है, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है फ्रॉग एंड लिजार्ड। एक एग्जाम्पल समझा देता हूं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो डिफिनेशन क्या है। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ओरिजिन, यानी कि जिनकी ओरिजिन सेम हो बट हैविंग डिफरेंट फंक्शन, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, जब आप हमारे 4 लिम्स देखेंगे या अपने ही देखेंगे और बर्ड्स के देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जैसे हमारे हाथ है, हम लोग क्या है कोई चीज़ उठाते हैं खाते हैं, ऐसे ही बर्ड्स क्या होती हैं आगे वाले अपने हाथों से, सॉरी वैसे तो चारों पैर ही होते हैं, या हम बात करें लिजार्ड में क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन आगे वालों से क्या होता है, वो भागता है। वैसे तो वो चारों चलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन देखा जाए तो जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, वैसे उनके भी क्या है 4 लिम्स हैं, यानी कि हमारे जो हाथ हैं उनके पैर की तरह काम करते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जैसे हमारे लिम्स हैं वैसे ही उनके भी हैं, लेकिन उनका काम अलग है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंट फंक्शन। बोला ना कि डिफरेंट फंक्शन, यानी कि ओरिजिन सेम हो। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से हमारी ओरिजिन, उनके भी 4 लिम्स हैं, हमारे भी 4 लिम्स हैं, तो कहीं ना कहीं से ओरिजिन हम लोगों की सेम है, लेकिन जब हम काम को देखें, जब फंक्शन को देखें तो वो अलग अलग हैं। दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। तो हम लोग कहेंगे कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन या बर्ड्स या फ्रॉग और लिजार्ड को देखें तो ये क्या है, ये होमोलोगस हैं। मतलब कि इनकी ओरिजिन तो सेम है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। बर्ड्स अलग काम करती हैं, हम अलग काम करते हैं, हमारे हाथ पैर अलग कामों के लिए हैं, उनके अलग हैं, लेकिन हैं 4 हमारे भी 4 उनके भी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस। यहां पर देखो हम लोग बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ओरिजिन, यानी कि सेम ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन सेम है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ओरिजिन हमने क्यों सेम कही, जरा देखिए। हमने क्या बात करी, 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बर्ड्स, दोनों की ओरिजिन देखिए आप, बनावट देखिए दोनों की। ये ह्यूमन की 4 लिम्स हाथों की बनावट है, ये देखिए नीचे फिंगर। आप बर्ड्स की देखिए, बर्ड्स के लिम्स की बनावट देखिए, ये भी ऐसे ही, ये देखिए रेडियस अल्ना, ये देखिए रेडियस अल्ना। ठीक है, एक जैसी दिख रही है, यानी कि दे आर होमोलोगस, सेम ओरिजिन है। ठीक है, ऐसे ही आप फ्रॉग एंड लिजार्ड का देखिए, ये लिजार्ड है उसकी बनावट है, ये फ्रॉग है उसकी बनावट है लिम्स की। ठीक है, ये भी आपको काफी हद तक सेम दिख रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि सेम ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन, है ना। ह्यूमन के 4 लिम्स का काम अलग है, बर्ड्स के 4 लिम्स का काम अलग है, लिजार्ड के 4 लिम्स का काम अलग है, फ्रॉग के 4 लिम्स का काम अलग है। लिजार्ड क्या करती है, चलती है उससे दीवारों पे। फ्रॉग क्या करता है, चिटकता है ना, जंप करता है। तो दोनों का काम अलग है, लेकिन जब आप इनकी बनावट देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे तो वो सेम होगा। दैट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है दैट इज एनालॉगस। एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। अब देखो, एना का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एना का मतलब डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे ही याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, एना मतलब डिफरेंट, एना मतलब डिफरेंट, लोगस मतलब ओरिजिन। ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन्स, एना मतलब डिफरेंट, लोगस मतलब ओरिजिन, बट हैविंग सेम फंक्शन, बट हैविंग सेम फंक्शन, हैविंग सेम फंक्शन,
सेम फंक्शन, ठीक है, तो आर कॉल्ड दैट इज एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो अब डिफिनेशन कैसे लिखनी, ऐसे नहीं लिखनी, ये तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। डिफिनेशन ऐसे मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। डिफिनेशन ऐसे लिखना, द एंसेस्टर विच हैव डिफरेंट ओरिजिन बट हैविंग अ कॉमन फंक्शन या सेम फंक्शन आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी की डिफिनेशन लिख दूंगा, वरना हो सकता है आप लोग गलत कर दें। डिफिनेशन ऐसे नहीं लिखनी जैसे मैंने लिख दिया, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। डिफिनेशन क्या लिखनी है, द एंसेस्टर, जैसे होमोलोगस ऑर्गन आ गया तो अब उसके डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, द एंसेस्टर विच हैव सेम ओरिजिन बट हैविंग डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। समझ गए होंगे ना, मतलब लिखने की क्या जरूरत है, इतना तो समझ में आ गया ना कि द एंसेस्टर विच हैव डिफरेंट ओरिजिन बट हैविंग सेम फंक्शन। देखो एना मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट ओरिजिन है तो सेम फंक्शन होगा। यहां पर क्या है, सेम ओरिजिन है तो डिफरेंट फंक्शन होगा। बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं। होमो मतलब सेम याद रख लेना, एना मतलब डिफरेंट याद रख लेना, ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं, समझ में आएगा कि डिफरेंट ओरिजिन बट हैविंग सेम फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स, समझ में आ रहा है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। अगर आप चिड़ियों के पंख देखें और बैट के पंख देखें तो उनका फंक्शन क्या है, दोनों का ही फंक्शन क्या है, उड़ने का है। चमगादड़ भी अपने पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करते हैं, चिड़िया भी अपने पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करती हैं, ठीक है। तो उनका फंक्शन क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम बात करें ऑरिजिन की तो नहीं, बर्ड्स जो आती हैं उनकी फैमिली अलग है। अभी फैमिली वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो बर्ड्स की जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखा जाए तो बर्ड्स की फैमिली अलग है। और ये जो बैट है ये मैमल्स में आता है, ठीक है। अगर आपने सुना हो मैमल्स, है ना, मैमल्स एक अलग फैमिली है, तो ये मैमल्स में आता है। बर्ड्स एवीज में आती हैं, वो अलग है। नाम नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन बस इतना समझ लो कि इनकी जो कॉमन एंसेस्टर मैंने इसीलिए समझाया ताकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाए। तो बर्ड्स अलग खानदान से आई हैं, बैट्स अलग खानदान से आए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग आने की वजह क्या है, अलग अलग जगह आने की वजह से भी, उसके बावजूद भी क्या है, इनके फंक्शन सेम हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा एना मतलब डिफरेंट, लोगस मतलब ऑरिजिन, यानी कि डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम इन अ फंक्शन, लेकिन फंक्शन सेम हो। एग्जाम्पल, विंग ऑफ अ बैट एंड द विंग ऑफ अ बर्ड। यहां पर देखो एना लॉगस, एना मतलब डिफरेंट, लॉगस मतलब ओरिजिन। इनकी ओरिजिन अलग है लेकिन काम क्या है, दोनों का ही उड़ने का है। देखो ओरिजिन अगर आप देखोगे तो ये बैट का, चमगादड़ का पंख है, यहाँ देखो इसके अलग स्ट्रक्चर हैं, इसकी बनावट अलग है। वहीं ये बर्ड का, चिड़िया का फेदर है, पंख है, उसकी बनावट आपको अलग दिखाई दे रही है। तो है क्या चीज, दिस इज एनालॉगस, मतलब कि इनकी ओरिजिन जो है, इनकी बनावट जो है वो अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी काम दोनों का किसका है, उड़ने का है, ठीक है। दिस इज एनालॉगस। नेक्स्ट टॉपिक में इसे रफ कर देता हूं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो तो देखते हैं, एनसीईआरटी ने एक छोटी सी डिफिनेशन लिखी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि फोसाइल्स, एनसीईआरटी ने एक चीज़ क्या किया है कि पहले तो फोसाइल्स हेडिंग दे रखी है और दूसरी चीज़ क्वेश्चन भी दे रखा है कि व्हाट आर फोसाइल्स। ये मैंने नहीं लिखा, ये एनसीईआरटी में ही लिखा है। तो समझते हैं कि फोसाइल्स क्या है। हो सकता है आपने नाम सुन रखा हो, नहीं सुन रखा है तो मैं आपको एक कॉमन से शब्दों में बता देता हूँ कि फोसाइल्स का मतलब क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डायनासोर के बारे में बताया साइंटिस्टों ने कि ये इतने साल पहले थे, बहुत विशालकाय थे, या
बहुत सारी इवोल्यूशन जो आप समझते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या कभी किसी ने देखा है क्या? तो नहीं, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन क्या है कि कहीं उनके अवशेष मिले, बचे कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिली है ना। कहीं खुदाई चल रही थी, जैसे गाँव में क्या होता है, घरों में कहते हैं कैसा कि सोना निकला है, ऐसे ही साइंटिस्ट क्या है कहीं ना कहीं खोज करते रहते हैं। और जब खुदाई होती है या कोई चट्टान टूटती है तो देखते हैं कि कोई अवशेष मिला, किसी की हड्डियाँ मिली, किसी के दांत मिले, तो उनको स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं और उनके पास जो मशीनें होती हैं वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्स बता देती हैं कि ये कितने साल पुराना है। जैसे डेंटिस्ट होते हैं ना, BDS डॉक्टर होते हैं, वो दांत देख करके बता देते हैं कि ये मेल का है कि फीमेल का है। इवन वो ये भी बता देते हैं कि ये जिसका टीथ है वो आज से कितने साल पहले जिंदा था। क्या होता है ना, कुछ चीज़ पाई जाती है दांतों में कि मरने के बाद वो धीरे 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 क्या होता है, डिके होता चला जाता है। तो उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर ये इतना डिके हो चुका है तो यानी कि इसको मरे हुए इतने साल हो चुके हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट खोज करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि ये क्या है, कैसा था। मतलब कहीं अगर पंजे बने हैं तो उस हिसाब से वो देख लेते हैं कि अगर इतना बड़ा पंजा है तो जो वाकई में जानवर होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो बहुत विशालकाय होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं। कोई ऐसा हकीकत नहीं है कि उन्हें यह मालूम है, वो सिर्फ अंदाज़ा ऐसा करते हैं और अंदाजे से ही हर चीज़ें बनी हैं। ठीक है, तो वही होता है फोसाइल्स, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो पुराने जो जीव जंतु थे उनके बचे हुए अवशेष, दैट आर कॉल्ड फोसाइल्स। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, देयर बॉडीज विल डिकम्पोज एंड बी लॉस्ट। तो उनकी बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि कोई अगर ख़त्म हो गया तो उसे दफनाया जाए या उसे जलाया जाए, ऐसा नहीं है। जो जानवर जहाँ मर गया वहीं पड़ा रहा और वहीं क्या हुआ, अपने आप धीरे 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 ज़मीन में दबता चला गया। तो वही कह रहे हैं कि देयर बॉडी विल डिकम्पोज, उनकी बॉडी वहीं डिकम्पोज हो जाएगी, एंड बी लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब खो नहीं जाएगी, लॉस्ट का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्या है कि मान लो कोई चीज़ पड़ी है, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी डलती गई डलती गई डलती गई, तो एक दिन वो क्या है, दिखना बंद हो जाएगी। तो वही चीज़ है बी लॉस्ट। बट एवरी वंस इन अ वाइल द बॉडी और एटलीस्ट सम पार्ट मे बी इन एन एनवायरनमेंट दैट डज नॉट लेट इट डिकम्पोज कंप्लीटली। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ समय के बाद भी, मतलब 50 साल, 100 साल, 500 साल के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पॉलीथीन बैन होने का मेन रीज़न क्या है कि पॉलीथीन जो होती है वो डिकम्पोज नहीं होती। इस वजह से सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉलीथीन को बैन कर दिया है। वो आप जैसे फेंक दोगे वैसे ही 100 साल तक डली रहेगी और डिकम्पोज नहीं होगी। लेकिन वहीं आप पेपर फेंक दो, न्यूज़पेपर फेंक दो, तो पता ही नहीं चलता कि 2-4 दिन बाद कहाँ गया, कूड़े में, उसी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी बॉडी में भी होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती। ऑल सच प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फोसाइल्स। और वो चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं होती उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, और उन्हीं प्रिजर्व ट्रेसेस, बचे हुए अवशेषों को जिनको प्रिजर्व कर लिया गया, रख लिया गया है, उन्हीं को कहते हैं फोसाइल्स। ठीक है, आप समझते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट फोसाइल के आगे हम लोग देखते हैं कि हाउ डू वी नो, हम कैसे पता करेंगे कि हाउ ओल्ड द फोसाइल आर। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया। तो कैसे पता करेंगे कि कैसे ये जो फोसाइल है ये कितने साल पुराना है। तो एनसीईआरटी में 2 तरीके लिखे हुए हैं, देयर आर द 2 कंपोनेंट्स। पहला तरीका है कि इफ़ वी डिग इनटू द अर्थ, अगर हम अर्थ में क्या करें, गड्ढा करें, डिग करें, है ना, खोदते चले जाएं, खोदते चले जाएं, एंड द फोसाइल्स वी फाइंड क्लोजर टू द सरफेस। और अगर हमें मालूम चला कि हमें थोड़ा सा खोदने के बाद, थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि हाथ से इतना खोद लिया, थोड़ा सा खोदने के बाद मतलब बहुत गहरा अर्थ की जो सरफेस है उसमें ही हमें अगर कोई फोसाइल मिल जाए, आर मोर रिसेंट देन वी फाइंड इन डीपर लेयर। सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि हमें सरफेस पर, मतलब जैसे थोड़ा सा गड्ढा खोदा और हमें ऊपर ही कोई चीज़ मिल गया, तो जो ऊपर मिला है वो क्या है, मोर रिसेंट है, अभी का है। और जो डीपर लेयर में बहुत अंदर तक, नीचे तक अगर हम जाएं और फिर वहां पर कोई फोसाइल मिले तो वो क्या है, बहुत पुराना है। एक्चुअली अभी हम फिगर में बात करेंगे। क्या है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं नीचे गिरा दूं, फिर इसके ऊपर मिट्टी डालता जाऊं, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर जम जाए, ठीक है, उसके बाद मैं ये दूसरा मार्कर गिराऊं, ठीक है, फिर इसके ऊपर भी कई सारी मिट्टी जम जाए,
तो अब इनमें से जो मार्कर है वो पहले कौन गिरा था और बाद में कौन गिरा, कौन कितना पुराना है, ये कैसे पता करेंगे। अब जैसे खोदते गए और सबसे ऊपर हमें ये वाला मिला, तो हमें मालूम क्या चलेगा कि ये ऊपर है, सरफेस पर है, इसका मतलब ये अभी गिरा है, कुछ साल पहले का ही है। लेकिन जो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, वो क्या है, बहुत पुराना है। अभी हम फिगर में देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और दूसरा कह रहा है कि बाय डिटेक्टिंग द रेशियो, दूसरी चीज है कि रेशियो निकाल लेंगे ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फोसाइल मटेरियल। अगर हमें फोसाइल कोई एलिमेंट मिला है तो हम लोग उसका रेशियो निकाल लेंगे, किसका किसका, उसके डिफरेंट आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब आप समझते होंगे, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में आपने सुना होगा, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ऐसे ही आइसोटोप्स का क्या होता है, रेशियो निकाला जाता है। तो ऐसे ही जो एलिमेंट्स मिलेगा उसके आइसोटोप अगर हैं, जरूरी नहीं है सबका आइसोटोप है, जैसे कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, तो कुछ ही एलिमेंट होते हैं जिनका आइसोटोप होता है, हर किसी का नहीं होता। तो अगर उनमें से कोई एलिमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उनका डिफरेंट आइसोटोप रेशियो निकाल लेंगे। इसका एक तरीका होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम मालूम कर लेंगे कि ये फोसाइल्स जो है वो कितना पुराना है। दूसरा चीज है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो कैसे स्टेज, पीढ़ी दर पीढ़ी एवोल्यूशन होता है। तो सिंपल सी चीज है, चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी डीएनए में चेंजेस होते हैं उसी के थ्रू क्या होता है, आपका इवोल्यूशन होता है, आर द बेसिक इवेंट इन इवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, ये जब मैंने आपको इवोल्यूशन पढ़ाया था तो ये भी समझाया था, ठीक है, कि इवोल्यूशन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन हुआ है ना, हमारे आगे संतान आई, तो जैसे ही वो आई तो कुछ चेंजेस, वैसे तो क्या होता है 99.9%, मैंने ये बता रखा है कि 99.99% जो होता है वो डीएनए सेम होता है, ठीक है। 0.01% का ही चेंज होता है और वही क्या करता है, इतना बड़ा इवोल्यूशन क्रिएट कर देता है। ये मैंने आपको वेरिएशन बताया था, हेरिडिटी बताया था, तब आपको ये चीज समझाई थी, है ना, कि यही छोटा सा डीएनए में चेंज क्या होता है, एवोल्यूशन ला देता है। और एवोल्यूशन अगर आप आज देखना चाहें कि अपनी आगे वाली पीढ़ी में पता करना चाहें तो नहीं मालूम चलेगा। एवोल्यूशन कब मालूम चलेगा, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, तब आपको मालूम चलेगा कि अच्छा धीरे 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 0.1% का चेंज होते 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 हुए एक दिन कितना बदल गया, ठीक है। तो दिस इज एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ऐसे ही कई स्टेजेस में एवोल्यूशन होता है और धीरे 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 धीरे, बहुत पहले डायनासोर्स थे, है ना, छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, आज धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी एवोल्यूशन हो गया, थोड़ी थोड़ी चेंजेस आई और आज हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसके साथ साथ ही हम फिगर की भी बात करेंगे अभी, ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ सरफेस की, ये क्या चीज़ है। तो अभी हम फिगर की बात करते हैं। ये देखो, अब फिगर की बात करते हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ फोसाइल, नोट द डिफरेंट अपीयरेंस एंड डिग्री ऑफ डिटेल्स एंड प्रिजर्वेशन। द डायनासोर स्कल फोसाइल सोन वाज फाउंड ओनली अ फ्यू ईयर अगो इन द नर्मदा वैली। जो ये डायनासोर का स्कल आपको दिख रहा है, ये कुछ साल पहले ही मिला था, कहाँ पर, नर्मदा वैली, ठीक है। अब देखो ये जितने भी हैं ये क्या है, फोसाइल्स हैं। फोसाइल का मतलब अवशेष, जहां पर जैसे दिखाई दिए वैसे इनकी फोटो ले ली गई। ये है टी ट्रंक का फोसाइल, ये है इनवर्टिब्रेट अमोनाइट, ये है इनवर्टिब्रेट ट्राइलोबाइट, ये है फिश निक्टिया, और ये आपका डायनासोर का। तो ये जैसे जहां मिले थे वैसे ही इनकी फोटो ले ली गई और वैसे ही इनको कलेक्ट कर लिया गया एज इट इज, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फोसाइल की एज को कैसे पता करेंगे कि कितने साल पहले का फोसाइल है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं हाउ डू फोसाइल फॉर्म लेयर बाय लेयर, कैसे फोसाइल जो होती हैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती चली जाती है। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन ईयर्स एगो। 100 मिलियन ईयर पहले अगर हम बात करें तो सम इनवर्टिब्रेट ऑन द सी बेड डाई एंड आर बरीड इन द सैंड। देखो ये कुछ इनवर्टिब्रेट हैं जो कि मर गए और कहाँ गए, वहीं सैंड में, उसी बालू में धंस गए
मोर सैंड एक्यूमुलेट, और वहीं पर बहुत सारी सैंड एक्यूमुलेट होती चली गई, एंड सैंड स्टोन फॉर्म, और वही बालू के क्या हो गए, स्टोन बन गए, पत्थर बन गए, फॉर्म अंडर प्रेशर। जैसे कई बार क्या होता है, सीमेंट अगर घर में रख दी जाए तो अगर उसमें पानी पड़ता रहे, नमी पड़ती रहे, तो वो सीमेंट क्या होती है, एक दिन पत्थर बन जाती है। ऐसे ही ये सैंड स्टोन बन गए, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर लेटर डायनासोर लिविंग इन द एरिया डाई एंड देयर बॉडीज टू आर बरीड इन द मड। फिर क्या हुआ, उसी एरिया में डायनासोर्स आए, वो भी क्या हुआ, वहीं पर मर गए जहां पर इनवर्टिब्रेट्स मरे थे, ठीक है। तो ये डायनासोर आया। दिस मड इज ऑल्सो कंप्रेस्ड इनटू रॉक, और फिर ये मड भी क्या हो गया, रॉक में, चट्टान में बदल गई। अबव द रॉक कंटेनिंग द अर्लियर इनवर्टिब्रेट फोसाइल, जहां पर पहले क्या था, इनवर्टिब्रेट फोसाइल था। तो ये देखो दूसरा वाला फिगर देखो, पहले नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे आपको इनवर्टिब्रेट दिखाई दे रहा है, ऊपर डायनासोर ये दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जो नीचे वाला है वो पुराना है, ऊपर वाला है जो वो अभी नया है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, अगेन मिलियंस ऑफ ईयर लेटर द बॉडीज ऑफ हॉर्स लाइक क्रिएचर डाइंग इन एरिया आर फोसिलाइज्ड इन रॉक्स अबव दीज अर्लियर रॉक। यहीं पर इसी रॉक में, सॉरी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, है ना, ये देखो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट, फिर वहीं पे डायनासोर, और वहीं हॉर्स लाइक क्रिएचर, उसी जगह पर हॉर्स लाइक क्रिएचर भी क्या हो गए, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी वहीं बरी हो गए, वो भी वहीं दफना दिए गए। मच लेटर बाय एरोजन और वाटर फ्लो wears away some of the rock and exposes the horse-like fossil. As we dig deeper, we will find older and older fossil. क्या हुआ कि जब पानी बरसा, है ना, एरोजन या वाटर फ्लो हुआ, तब क्या देखने को मिला, तब देखने को ये मिला कि जो हॉर्स लाइक क्रिएचर थे, एक मिनट जरा, हाँ ये देखो, जो हॉर्स लाइक क्रिएचर थे वो देखने को मिले। जब बारिश हुई तो ऊपर की सैंड, ऊपर की चट्टान जो है वो हट गई, तो देखो ये हॉर्स लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको डायनासोर की खोपड़ी दिखाई दे रही होगी, फिर नीचे इनवर्टिब्रेट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे ही देखो, जो सबसे ऊपर आपको सरफेस में मिले वो अभी नया है, और जो सबसे नीचे मिले डीपर एंड डीपर, है ना, वी विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फोसाइल। सबसे पुराना फोसाइल अगर देखना है तो और नीचे चले जाओ, ठीक है, डीपर एंड डीपर, जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही पुराना फोसाइल होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, फोसाइल की एज का पता करते हैं, ठीक है। जो सरफेस पर मिलेगा वो अभी लेटेस्ट होगा, और जो नीचे की तरफ जाते चले जाएंगे तो वो उतना ही पुराना फोसाइल होगा, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे रफ कर दूं, ओके। कौन था तुमको लेने आया, कौन सी गाड़ी थी, तू दस्या मैं किने पाया, सूट या साड़ी थी। गाना भी एक तो आजकल मतलब कितने गजब गजब हैं। इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी कि पहले कैसे, आपको मालूम है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये मिथ है कि हम लोग बंदरों से आए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ हो गई वो ऐसा नहीं होता कि अब पलट कर वापस आ जाए या आगे कुछ चीज़ बाकी रह जाए, है ना। मतलब कि अगर जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूँ कि पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, आज लंबी गर्दन वाले हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आज भी छोटी गर्दन वाले पाए जा रहे हों या कुछ बच गए हों, ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन एक बार होता है तो सबका होता है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लोग मानते हैं कि हम लोग बंदरों से आए हैं। तो मेरा एक यही क्वेश्चन है कि अगर हम लोग वाकई में बंदर से आए हैं तो बंदर तो आज भी पाए जाते हैं, तो क्या कल मतलब कि 100 साल बाद, 50 साल बाद जो आज ये बंदर दिख रहे हैं ये भी इवॉल्व होकर के क्या इंसान बन जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी एनसीईआरटी का देखते हैं क्या बोलती है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन, वी ऑल कम फ्रॉम अफ्रीका। एनसीईआरटी बोलती है कि हम सभी लोग कहाँ से आए हैं?
अफ्रीका से आए हैं, क्योंकि ह्यूमन की तरह, हमारी तरह अगर कोई पहला मानव है जो देखा गया था तो वो सबसे पहले देखा गया था अफ्रीका में। द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज दैट इज होमो सेपियंस। आज जो हम लोग हैं वो हैं होमो सेपियंस सेपियंस, एक और आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेंबर है ह्यूमन का वो है होमो सेपियंस, कैन बी ट्रेस्ड देयर। वो कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में देखा गया था। आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट। हमारे जो जीन्स हैं, हमारे जो जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं, जहाँ से हमारा ये जीन बनना स्टार्ट हुआ, वो सब कहाँ थे? अफ्रीकन रूट। वो सब, उनकी जड़ क्या है? अफ्रीका है। Couple of 100,000 year ago, some of our ancestors left Africa while others stayed on. फिर क्या हुआ? कुछ हजार साल पहले अफ्रीका से कुछ हमारे एंसेस्टर वहाँ से निकल लिए और अलग अलग जगह पर जाकर के बस गए। कुछ वहीं रुक गए, कुछ अलग अलग जगह पर जाकर बस गए, यानी कि कुछ अमेरिका चले गए। अमेरिका तो जैसे आज देश है ना, कोलंबस ने खोज करी थी, तो ये आज नाम है, एक वक्त पे नहीं थे। आदमी को अफ्रीका से निकलना था, वो निकल गए। अब ये क्या है? ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफ्रीका है, ये बांग्लादेश है, ये सब क्या है? ये बाद में नाम दिए गए हैं अपने अपने हिसाब से। जो वहाँ रूल करने लगा, जिसने उसकी खोज करी है ना, उसने उसका नाम वहाँ पर रख दिया। जैसे अपने भारत का भी कुछ इतिहास है ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बनी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अफ्रीका से हुई। धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ लोग अफ्रीका से निकल गए और कुछ वहीं बने रहे, इसलिए आज भी अफ्रीकन है। ऐसा नहीं है कि सब लोग चले गए तो अफ्रीका खत्म हो गया, अफ्रीका आज भी है, ठीक है। सो मच सो दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू टॉक अबाउट ह्यूमन रेसेस, है ना। बहुत लंबे समय से लोग ह्यूमन रेसेस की बात करते हैं। अब ये टर्म आपके लिए कुछ नया होगा कि व्हाट इज ह्यूमन रेसेस, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। स्किन कलर यूज टू बी द कॉमनेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज कॉल्ड रेसेस। ह्यूमन की 4 रेस होती हैं। रेस मतलब वो भागने वाली रेस नहीं, रेस मतलब होते हैं कि 4 तरह के होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो कुछ लोग भागे थे ना अफ्रीका से, तो वो जो लोग भागे थे उनको 4 लोगों में बांट दिया गया है, 4 रेसेस का नाम दे दिया गया है, और वही ह्यूमन की 4 रेसेस हैं। मोस्टली हम लोग क्या है कि कलर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, कि गोरे हैं तो अमेरिकन हैं, अगर ब्राउनिश कलर के हैं तो इंडियंस होंगे, है ना, और बहुत ज़्यादा काले हैं तो अफ्रीकन होंगे, छोटी छोटी आंखें हैं तो चाइनीज़ होंगे, नेपाली होंगे, है ना। पहले तो हमें मालूम नहीं था कि नेपाली भी ऐसे होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो नेपाल से था। हम लोग 9th में ऐसा कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ हम लोगों की दोस्ती हुई। तो हमें पहले तो ऐसे कुछ दिन लगा कि वो चाइनीज़ हैं। तो मतलब जैसे हम लोगों के साथ वो खाना खा रहा हो, ऐसे ग्रुप डिवाइड किए गए थे। आपने अगर नाम सुना हो ITC OTC वगैरह का, ये RSS के होते हैं। तो हम लोग वहीं गए थे ITC में, तो वहीं हम लोगों का ग्रुप था। तो हम लोगों के ग्रुप में 4 नेपाली लोग थे। तो पहले तो हम भी सोचते थे कि यार मतलब ये चाइना के लोग हैं क्या, मालूम नहीं था। नेपाली कभी देखा नहीं था, कभी गए भी नहीं नेपाल। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं बचा है ना, लास्ट ही है। तो हम दूर से देखते रहे, हमें लगा कि यार ये क्या, मतलब चाइनीज़ हैं क्या। बाद में हम लोग चिढ़ाए ऐसे ही, जब नए नए थे, दोस्ती नहीं हुई थी, तो चिढ़ाते थे, देख देख, ऐसे अपने बगल वाले दोस्तों से नहीं कहते, देख 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 चाइनीज़। तो हम लोगों के पास आया, वो उनकी लैंग्वेज थोड़ा ऐसे तुतलाते हैं, वो कॉमन होता है ऐसा, ज़्यादातर सभी नेपालियों में ऐसा होता है। तो मतलब मेरे साथ जो 4 थे वो चारों ऐसे ही थे। तो वो वही लैंग्वेज में बोले, कहते ओए मैं चाइनीज़ नहीं है। मैंने कहा क्या? कहता मैं चाइनीज़ नहीं हूँ मतलब अपनी लैंग्वेज में। मैंने कहा तो कौन हो? तो कहता है मैं नेपाली। मैंने कहा अच्छा नेपाल से हो, नेपाली हो? तो बोलते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग नेपाली हैं। और उस वक्त शायद मैं 9th में था, और मतलब एक की तो शादी भी हो गई थी। वो लोग भी शायद कुछ 9 से थे, कुछ हाई स्कूल में थे। तो जो हाई स्कूल में थे उनकी शादी हो गई थी। तो हम लोग बहुत मतलब चिढ़ाया करते थे उसे कि 10th में शादी हो गई, है ना। तो ऐसे ही है। तो ऐसे ही ह्यूमन की 4 रेसेस हैं। अलग अलग कलर से, अलग अलग अपीयरेंस से हम लोग पहचानते हैं। तो ह्यूमन की 4 रेसेस हैं,
और वो 4 रेसेस आपको कोई याद नहीं रखनी है, क्योंकि आपके कोई काम आएगी भी नहीं, कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सिर्फ ये है कि हाँ कभी सुना है और हम जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ह्यूमन रेसेस दे रखा है नाम, तो 4 रेसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ नाम याद रखो कि हाँ कभी ऐसा सुना है। तो दैट इज फर्स्ट वन इज वाइट, इसी को दूसरा नाम देते हैं दैट इज काउकेशियन। सेकेंड वन इज मोंगोलॉइड, दैट इज एशियन। थर्ड दैट इज नेग्रॉइड। नेग्रॉइड आपने वर्ड सुना हो, निग्रो है ना, ब्लैक, वो जो इनको बिल्कुल एकदम काले भुजंग दिखते हैं ना, एकदम बिल्कुल ब्लैक अफ्रीका के, उनको बोलते हैं निग्रॉइड, ठीक है। और लास्ट आपका आता है ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड, तो ये 4 रेसेस होती हैं ह्यूमन की, है ना, याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। इन्हीं 4 रेसेस में सारे चाइनीज़, नेपाली, आपके अफ्रीकन, आपके यूके के, यूएस के, आपके इंडिया के, पाकिस्तान के सभी लोग इन 4 रेसेस के अंदर आते हैं। इन्हीं 4 रेसेस में उनको डिवाइड कर दिया गया है ना। चाइनीज़, नेपाली अलग होते हैं, ऑस्ट्रेलियन अलग होते हैं, तो इन्हीं में उनको अलग अलग जगह पर रख दिया गया है। तो हाँ, तो यहाँ से क्या होता है कि आपका जो 10th का सेक्शन था बायोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ मैं 10th वालों से विदा लेता हूँ। आगे 11th में मिलेंगे, अगर आपने बायो ले रखी होगी तो। मैथ में चले जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट, ठीक है, मैं हमेशा आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो 10th के चैप्टर होते हैं समाप्त, और इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू।